आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। उसके बाद 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये सब क्या होता है। स्मॉल क्वेश्चन है ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको डाटा से और ग्राफ से दोनों से बताना पड़ेगा। तो उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी क्या होता है। आपको पता है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि उत्पादन के जो संसाधन हैं वे सीमित हैं, लेकिन हमारी ज़रूरतें आवश्यकताएं असीमित हैं। अर्थशास्त्र के सभी समस्याएं अर्थशास्त्र की इसी परिभाषा पर आधारित है, आवश्यकता की इसी विशेषता पर आधारित है। तो हमारे पास जो सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्स है, चलिए हम उनका दो वस्तुओं के उत्पादन पर उसे खर्च करते हैं। तो हम अपने सीमित संसाधनों को सिर्फ दो से ज़्यादा पर ये सिद्धांत सेट नहीं करता है। दो वस्तुओं के उत्पादन पर खर्च करें तो किस पर कितना खर्च करें, इसकी कितनी संभावनाएं बनती हैं, कितने अधिकतम सीमा है इसके खर्च के। अपने सीमित साधनों को किन्हीं दो वस्तुओं के उत्पादन पर या दो वस्तुओं पर हम किस तरह खर्च करें, यानी दो वस्तुओं के उत्पादन की कितनी संभावनाएं बनती हैं। जब उन सारे संभावनाओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करके सबके शीर्ष को, हेड्स को मिलाएंगे तो जो रेखा आएगा उसी को हम लोग कहते हैं उत्पादन संभावना। जो लाइन आएगा ऊपर से नीचे की ओर, उसी को हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ये सीमित साधनों के द्वारा दो वस्तुओं के उत्पादन की जितनी भी संभावनाएं बन सकती हैं उसको दिखाता है। दो वस्तुओं के उत्पादन की अनगिनत संभावनाएं बन सकती हैं, किसी का ज़्यादा किसी का कम, सिर्फ एक ही वस्तु का। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने सीमित संसाधन को, जो भी संसाधन है सीमित है, उसको दो वस्तुओं के उत्पादन पर, कोई भी दो वस्तु आप चुन लें और उसके उत्पादन पर उसे खर्च करें तो कितने पॉसिबिलिटी, कितनी संभावनाएं बन सकती है। मान लीजिए हमारे पास जो भी संसाधन है उसको हम चावल के उत्पादन और कपड़े के उत्पादन पर खर्च करते हैं। उसे हम चावल के उत्पादन और कपड़े के उत्पादन पर खर्च करते हैं। तो ये दोनों के उत्पादन की कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, हम ये देखते हैं। हमने 4 संभावनाओं को खंगाला है, तलाशा है। आप 4 से भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो याद रखिए, जितने ज़्यादा करेंगे आप ग्राफ बनाने में थोड़ा सा परेशानी होगा। तो हमने 4 संभावनाओं को तलाशा है, A, B, C, D, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। तो हमारे पास जो भी सीमित संसाधन है उत्पादन के, उनसे पहली संभावना क्या है कि उनसे भाई हम केवल कपड़े का उत्पादन करते हैं, चावल का उत्पादन नहीं करेंगे, एक ही वस्तु का उत्पादन करेंगे। यानी सारा संसाधन कपड़े के उत्पादन में लगा दिए तो 12 गांठ उत्पादन किया हमने। चावल का 0 टन, चावल को की मात्रा टन है और कपड़े की मात्रा गांठ है। तो हमने पूरा संसाधन कपड़े के उत्पादन में लगा दिए, 12 गांठ उत्पादन किया, तो फिर चावल का उत्पादन 0 टन हुआ। अब आते हैं कपड़े के उत्पादन में कुछ कमी करते हैं, दोनों का उत्पादन करते हैं। कपड़े का उत्पादन हम
केवल 10 गांठ ही करते हैं और 2 टन चावल का उत्पादन में कर लेते, एक संभावना ये भी हो सकती है। 2 संभावनाएं आपने देखा। तीसरी संभावना आते हैं कि हम चावल का उत्पादन कुछ और बढ़ा। एक बात याद रखिए, आप जितनी भी संभावनाएं बनाएंगे उत्पादन के सीमित साधनों से, 2 वस्तुओं के उत्पादन के जितनी भी संभावनाएं बनाएं, जब एक वस्तु का जैसे जैसे उत्पादन की संभावना बढ़ाते जाएंगे, दूसरे वस्तु के उत्पादन की संभावना वैसे वैसे घटती जाएगी, या एक वस्तु का जैसे जैसे घटाएंगे दूसरे वस्तु की संभावना बढ़ती जाएगी। तो हमने कपड़े के उत्पादन में कुछ और कमी किया, यानी अपने सीमित संसाधनों को और थोड़ा और कपड़े का कम उत्पादन के 10 गांठ ही कपड़ा बनाए, 6 गांठ ही हमने कपड़ा बनाया और 4 टन चावल का उत्पादन कर लिए। तीसरी संभावना बन गई। अब हम लोग आते हैं चौथी संभावना पर कि भाई चलिए हम कपड़े का गांठ नहीं बनाएंगे, कपड़े का उत्पादन नहीं करेंगे, हम केवल चावल का उत्पादन करते हैं, तो हम 6 टन चावल का उत्पादन कर सकते हैं। ये तो हमने 4 संभावना ABCD, आप ABCD EFG जितना मन करे बना सकते हैं। लेकिन बनाते समय एक बात को गौर करिएगा, आप 0 से लेकर चलिएगा, मतलब शुरुआत करिएगा सिर्फ किसी एक वस्तु के उत्पादन से, दूसरा का 0 कर दीजिएगा। फिर जिसको आपने 0 किया है उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा। आप पहली बार में जिसका पूरा उत्पादन किया था उसको धीरे धीरे घटा दीजिए। जैसे देखिए, आप चावल का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता गया। पहली बार इसका उत्पादन 0 टन हुआ था, हुआ ही नहीं था, तो हमने शुरू किया तो 2 टन हुआ, फिर 4 टन हुआ, फिर 6 टन हुआ। पहली बार में पूरा संसाधन हमने कपड़े के उत्पादन में लगा दिया था, 12 गांठ का बनाया था। अब हम इसमें कमी करते जा रहे हैं, तो 12 गांठ हुआ, 10 गांठ हुआ, 6 गांठ हुआ, 0 गांठ हुआ। तो एक की संख्या जैसे जैसे बढ़ाइएगा, दूसरे की संख्या वैसे वैसे कम होती चली जाएगी, याद रखिएगा, है ना। और डाटा जब सेट करिए, जरूरी नहीं कि यही डाटा होगा या यही 2 वस्तु का उत्पादन होगा। आप कोई भी 2 वस्तु ले सकते हैं, कोई भी डाटा हो सकता है, लेकिन डाटा का शुरुआत में पहला जो आपका विकल्प बनेगा, पॉसिबिलिटी बनेगा, उसमें एक वस्तु का उत्पादन 0 करिएगा, एक वस्तु का फुल उत्पादन करिएगा। आखिरी में भी एक वस्तु का 0, एक वस्तु का फुल। पहला संभावना ए में क्या है, चावल का उत्पादन नहीं हुआ, सारा संसाधन लग गए, कपड़े के उत्पादन में 12 गांठ हुआ है। आखिरी संसाधन डी में क्या हुआ है, कपड़े का उत्पादन हमने किया ही नहीं, सारा संसाधन चावल के उत्पादन में लगा दिए, 6 टन उत्पादन हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाइएगा, ठीक वैसे वैसे दूसरी वस्तु का उत्पादन घटते जाएगा। उसको स्थिर नहीं रखना है या उसको भी नहीं बढ़ाना है। एक का बढ़ेगा, दूसरे घटेगा, एक घटेगा, दूसरे का बढ़ेगा। अब इसे हम एक ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं। वाई एक्सिस पर हम कपड़े के उत्पादन को दर्शा रहे हैं, ओ एक्स पर चावल के उत्पादन को हम दर्शा रहे हैं जो टन्स में है। अच्छा, अब आप मिलाते जाइए। पहला संभावना क्या कह रहा है, ए चावल का उत्पादन 0 है और कपड़े का उत्पादन 12 गांठ है, यानी यहाँ से ग्राफ हमारा शुरू होगा। दूसरा क्या कह रहा है, चावल का उत्पादन 2 है और कपड़े के गांठ 10 है। तीसरी संभावना क्या कह रहा है, चावल का उत्पादन 4 है, कपड़े का उत्पादन 6 है।
चौथी संभावना, चावल का उत्पादन 6 है तो कपड़े का उत्पादन। अब यहाँ से हम सबके हेड को मिले, एक यहाँ टच किया, एक यहाँ टच किया, मिलाते जाएंगे। ये जो कर्व है, ये ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ये जो कर्व है यही है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये ग्राफ बना, ये अंदर की ओर धंसा रहेगा। अब आते हैं इसकी मान्यताएं क्या हैं। उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी के कुछ एजम्पशंस हैं, टर्म कंडीशन हैं, उसको देखते हैं। पहली मान्यता है कि उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा, यानी उत्पादन के हमारे जो साधन हैं वो स्थिर हैं। चाहे हम उत्पादन की जितनी भी संभावनाएं बना लें, उत्पादन के साधन हमारे स्थिर हैं, उसमें वृद्धि कमी नहीं हुई। हाँ, उत्पादन के साधनों को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफ़र हम कर दे रहे हैं, है ना, ये हो रहा है, लेकिन उत्पादन के साधनें बढ़ घट नहीं रहे हैं, वे स्थिर हैं। और अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो हमारे पास साधन मौजूद हैं उसका कुशलतम प्रयोग, पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग किया जा रहा है। मतलब हम साधनों की बर्बादी नहीं कर रहे, हमारे पास जो भी संसाधन है उसका पूरा और बड़े बेहतरीन ढंग से हम प्रयोग कर रहे हैं। तीसरी मान्यता है स्थिर तकनीक, यानी उत्पादन के जो टेक्नोलॉजी है, हमारे जो मशीन है, इक्विपमेंट है, प्लांट हैं, उनको हम मॉडर्नाइज नहीं कर रहे हैं। नए वैरायटी, नए टेक्नोलॉजी का मशीन नहीं लगाया, तब तो उत्पादन बढ़ घट जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। उत्पादन की जो तकनीक है जो हमारे पास पहले थी अभी भी वही है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। और ये मान लेते हैं कि केवल 2 ही वस्तुओं का अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है, तभी ये नियम लागू होगा। तो हमने 4 इसकी मान्यताएं बताया कि सारे हमारे साधन स्थिर हैं, उसमें कमी या वृद्धि नहीं हो रही है, साधनों का पूरा और बेहतरीन ढंग से हम प्रयोग कर रहे हैं, तकनीक में कोई परिवर्तन हम नहीं कर रहे हैं, तकनीक हमारी स्थिर है, टेक्नोलॉजी स्थिर है, और सिर्फ 2 ही वस्तुओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था में किया जा रहा है। तो ये उत्पादन संभावना वक्र हुआ। अब आते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर। ये 3-4 टॉपिक, इसको देखिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, ये क्या है भाई? हमारे पास किसी भी काम को करने के कई तरीके होते हैं, कई रास्ते होते हैं, लेकिन हम उनमें से किसी एक ही रास्ते को, जो सबसे बेहतरीन हमारे लिए होता है, हर क्राइटेरिया पर खरा उतरता है, हर मापदंड पर, उसी को हम अपनाते हैं। उसको अपनाते समय हम उसके बदले एक रास्ते को हम छोड़ते हैं। मतलब एक काम को करने के 10 रास्ते हैं, तो भले हम सब पर कंपैरिजन करें, सबका एनालिसिस करें, लेकिन एट लास्ट अंत में जाकर हम 2 ही रास्तों की तुलना करते हैं कि इससे ये बेहतर है या खराब है। उन्हीं दोनों में से किसी एक को हम चुनते हैं। तो जिसको हम छोड़ते हैं, मैंने जो सबसे निकटतम मेरा रास्ता है, जिसका हम त्याग, तो हम 10 तरीका है तो एक ही तरीका का चुनाव करेंगे तो 9 तरीके का त्याग कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे निकटतम तरीका है, सबसे लाभदायक तरीका है, जिसको हमने छोड़ा, त्याग किया, उसी की लागत को अवसर लागत कहा जाता है। अवसर लागत अवसर की त्याग का लागत है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। जिस अवसर को हमने त्यागा, सारे अवसरों का नहीं, उनमें सबसे बेहतरीन अवसर को जो त्यागा, उसी की लागत अवसर लागत है। जैसे मान लीजिए हमारे पास नौकरी करने के ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, 4 विकल्प हैं।
एक है कि हमें दुकान में सेल्समैन का काम करना है, जहां हमें 6,000 महीना मिल रहा है, 6,000 की सैलरी मिल रही है। दूसरा है कि हमें किसी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल रही है, जहां हमें 8,000 महीना मिलेगा। तीसरा है कि हमें शिक्षक की नौकरी मिल रही है, वहाँ 15,000 का महीना मिलेगा। चौथा है कि हमें बैंक में नौकरी मिल रही है, वहाँ हमें 20,000 का महीना मिलेगा। तो 6,000, 8,000, 15,000, 20,000 4 ऑप्शन है। हम किसको चुन रहे हैं? हम बैंक वाली नौकरी को चुन रहे हैं। क्यों भाई? सबसे अच्छा सैलरी हमको वहीं पे मिल रहा है। तो हमने दुकान की नौकरी को भी त्यागा, हमने ऑफिस में क्लर्क की नौकरी को भी त्यागा, हमने स्कूल में शिक्षण संस्थान में शिक्षक के नौकरी को भी त्यागा। तो इन तीनों के त्यागने की लागत अवसर लागत नहीं। हमने जो त्यागा इन तीनों में सबसे निकटतम, सबसे बेहतरीन कौन था? सब इन तीनों में जिसको हमने छोड़ दिया, विकल्प को, रास्ते को नहीं चुना, उसमें सबसे बेहतरीन शिक्षक वाला नौकरी था, जहाँ 15,000 का सैलरी हमको मिल रहा था। तो वैसी की लागत अवसर लागत कहलाएगी। सर्वश्रेष्ठ विकल्प, सर्वश्रेष्ठ बेहतरीन विकल्प की लागत अवसर, त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत ही अवसर लागत है। तो हम किसी एक विकल्प का चुनाव करते हैं और जितने भी विकल्प छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, उनमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, बढ़िया होता है, उसी की लागत अवसर लागत है। तो हम कहेंगे कि अवसर लागत 15,000 है, न कि अवसर लागत 6,000 है, न कि अवसर लागत 8,000, नहीं, अवसर लागत 15,000 कहा जाए, क्योंकि हमने 15,000 वाले को छोड़ा। हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हमने 6,000 को छोड़ा, 8,000 उस पर तो हमने देखा ही नहीं होगा, उससे विचार नहीं किया होगा। हम तो सीधे आ गए होंगे 15,000 20,000 के सैलरी पर। किसको लें, कहाँ ज़्यादा, केवल हमने अमाउंट ही नहीं देखा होगा, हमने ये भी देखा होगा कहाँ हमको ज़्यादा समय देना है, कहाँ हमको कम समय देना, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में, कहाँ प्रमोशन की अच्छी संभावनाएं हैं, सुविधा अच्छा मिल रहा है, सब चीज़ देखा होगा। तो अवसर लागत 15,000 रुपया कहलाएगा। तो जितने भी विकल्प है उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत ही, त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत ही अवसर लागत है। अब आते हैं प्राइस इफेक्ट, मूल्य प्रभाव। ये क्या होता है? कभी कभी हमारे डिमांड में चेंजिंग, मूल्यों में परिवर्तन के कारण होता है। हमारा आय स्थिर है, हमारा रियल इनकम नहीं बढ़ रहा है, वो स्थिर है, लेकिन वस्तुओं का जो मूल्य है, कमोडिटी प्राइस चेंज हो गया, उसके कारण हमारा डिमांड बढ़ या घट जाता है। जिससे होता यह है कि हम या तो पहले से अच्छे स्थिति में आ जाते हैं उपभोग के दृष्टिकोण से, या पहले से खराब स्थिति में आ जाते हैं उपभोग के दृष्टिकोण से। यानी इसको हम ऐसे कहें कि हमें पहले से अधिक संतुष्टि मिलने लगती है, या पहले से कम संतुष्टि मिलने लगती है। तो उपभोक्ता के आय में परिवर्तन हुए बगैर मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण उनके संतुष्टि में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मूल्य प्रभाव, प्राइस इफेक्ट। जैसे मूल्य बढ़ गया, इसका मतलब कि वो कम उपभोग करेगा, क्योंकि सैलरी तो नहीं बढ़ा उसका, कम खर्च करेगा उस वस्तु पर। कम खर्च करेगा मतलब उस वस्तु से कम संतुष्टि मिलेगी पहले की तुलना में, यानी यहाँ पहले से बुरे स्थिति में आ गया वो। मूल्य घट गया तो आय तो नहीं घटा, आय तो उतना ही है, तो वो पहले से ज़्यादा उपभोग करेगा उस वस्तु पर, यानी पहले से अच्छी स्थिति में आ जाएगा उस वस्तु के उपभोग के नज़रिया से देखें तो। यानी उस उपभोग के वस्तु के उपभोग के नज़र से देखें
तो पहले से अधिक संतुष्टि उसको मिलेगी। तो इसे ही हम कहते हैं मूल्य प्रभाव, प्राइस इफेक्ट। अब आते हैं इनकम इफेक्ट क्या है, आय प्रभाव। जो वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं, मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है, हमारे आय में परिवर्तन हो जाता है, उस कारण से भी हमारा डिमांड घट बढ़ सकता है। सामान का दाम वही है जो पहले था, लेकिन हमारी सैलरी ज़्यादा हो गई, प्रमोशन हो गया, या फिर हमारी आय घट गई, इस कारण से हमारा डिमांड भी चेंज हो गया। यानी पहले से हम उपभोग के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छी स्थिति में आ गए या बुरी स्थिति में आ गए। यानी पहले से हम अधिकतम संतुष्टि, ज़्यादा संतुष्टि पा रहे हैं या पहले से कम संतुष्टि पा रहे हैं, है ना। तो मूल्यों में परिवर्तन हुए बगैर, वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हुए आय में, उपभोक्ता के आय में परिवर्तन होने के कारण उसके संतुष्टि में जो परिवर्तन होता है, उसके संतुष्टि के स्तर में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं आय प्रभाव। यदि आय पहले से बढ़ गया उसका, तो फिर डिमांड बढ़ा देगा उस वस्तु का, यानी उसे पहले से अच्छी स्थिति में आ जाएगा। उस वस्तु के उपभोग के दृष्टिकोण से हम देखें, यानी उस वस्तु को उपभोग का दृष्टिकोण से देखें तो पहले से उसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। अब यदि आय घट गया तो फिर वस्तु पर वो पहले से कम खर्च करेगा, यानी पहले से बुरे स्थिति में आ गया, यानी पहले से उसे कम संतुष्टि मिलेगी। तो इसी को हम कहते हैं आय प्रभाव। अब आते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये क्या होता है भाई? प्रतिस्थापन वस्तु पढ़ेंगे आप, इसके बाद चैप्टर आ रहा है लॉ ऑफ डिमांड, उसमें मिलेगा आपको। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का उपभोग करना, जैसे चावल के बदले आटे का उपभोग करना, चाय के बदले कॉफ़ी का उपभोग करना, चीनी के बदले गुड़ का उपभोग करना, ये सब चीनी गुड़ प्रतिस्थापन वस्तु हो गए, चावल आटा प्रतिस्थापन वस्तु हो गया। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं में से किसी एक के मूल्य में जब परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता अपनी खरीदारी को इस तरह से समायोजित करता है, यानी जिस वस्तु का मूल्य घट जाता है प्रतिस्थापन वस्तु में, उसी का डिमांड वो बढ़ा देता है और पहले जिस वस्तु का उपभोग कर रहा था उससे घटा देता है। मतलब अपने खरीदारी में इस तरह से एडजस्टमेंट करता है कि उसके संतुष्टि के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस अवस्था में वो पहले था, जितना संतुष्टि उसे पहले मिल रही थी, प्रतिस्थापन वस्तु में से किसी एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से पहले जो संतुष्टि उसको मिल रही थी, प्रतिस्थापन वस्तु में से किसी एक मूल्य में परिवर्तन के बाद भी उतना ही संतुष्टि उसको मिल रहा है, उसी स्थिति में आज भी है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब अकाउंट्स का क्लास हम लोग करेंगे।